नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में पिछले 2.5 महीने से लगातार चुनाव के प्रचार का माहौल चल रहा था और आखिरकार ये माहौल खत्म हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पंजाब से दक्षिण दौरे के लिए चले गए। इनका ये जो दक्षिण दौरा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य से इन्होंने किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ध्यान का उद्देश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडप में 45 घंटे का लंबा ध्यान लगा रहे हैं। हालांकि ये मोदी जी के लिए कोई नया नहीं है। मोदी जी के दिनचर्या का हिस्सा है ध्यान। रोज मोदी जी सुबह जल्दी उठकर ध्यान जरूर लगाते हैं और 2019 के इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इस समय मोदी जी केदारनाथ गए थे और केदारनाथ की एक गुफा में, जहां हम जैसे लोगों को आधे घंटे से 1 घंटे भी सरवाइव करना मुश्किल होता है, उस कंडीशन में मोदी जी ने 17 घंटे का लंबा ध्यान लगाया था। वैसा ही 2024 में मोदी जी खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 45 घंटे का ध्यान लगा रहे हैं। जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो मोदी जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। अब मोदी जी जैसे ही ध्यान लगाने के लिए गए तो देश की राजनीतिक व्यवस्था में एक भूचाल सा आ गया। हमारे देश के विपक्ष में तो ऐसी टेंशन हो गई कि जैसे मोदी जी ध्यान लगाने के लिए नहीं जा रहे, उनको खत्म करने के लिए क्या व्यवस्था होगी उसका विचार करने के लिए जा रहा है। भाई, सबको पता है कि 1 जून को 7वें चरण की अंतिम वोटिंग है और मोदी जी अगर वहां ध्यान लगाएंगे तो ना चाहते हुए मीडिया मोदी जी पर फोकस करेगा और विपक्ष को ऐसा लगता है कि मोदी जी का यह ध्यान और मीडिया का उन पर फोकस चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत को लेकर भी पहुंच गए थे। हालांकि ये जो ध्यान की अधिकार की हम बात करें तो हमारे देश के संविधान ने भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है एक मौलिक अधिकार के तौर के, उसके तहत कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी वक्त ध्यान लगा सकता है, किसी भी मंदिर में जा सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लीगली इस चीज को देखें तो मोदी जी जो है वो ना तो किसी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और ओवरऑल मोदी जी जो है वो है तो एक हिंदू, और हिंदू व्यक्ति अगर हैं, संविधान ने अधिकार भी दिया है तो धार्मिक आचरण करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे और उनके लिए कोई नया भी नहीं है, पहली बार भी नहीं है। लेकिन विपक्ष को टेंशन जरूर है। बहरहाल इन सबको हम साइड करें और हमारे काम के तथ्य इसमें ढूंढें तो ध्यान रखिए कि मोदी जी जब ध्यान लगाने के लिए दक्षिण में गए तो यहां 2 तथ्य हमारे लिए जानने योग्य हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यह ध्यान होना चाहिए, और परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं और डेली न्यूज सुन रहे हैं तो भी आपके ध्यान में तो आना चाहिए कि ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है और भगवती अम्मन मंदिर कौन सा है। जब मोदी जी गुरदासपुर में रैली कर रहे थे, सारा चुनाव प्रचार खत्म किया, दक्षिण में गए तो सबसे पहले मोदी जी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित भगवती अम्मन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की थी। जब मोदी जी ने ये पूजा अर्चना की तो सबको, कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं था ऐसी कोई देवी का मंदिर दक्षिण में है, और सबको इसके बारे में पता चला। तो हम यहाँ देखें कि मंदिर का इतिहास क्या है तो याद रखिएगा कि ये मंदिर कोई नया मंदिर नहीं है, लगभग 3000 साल पुराना ये मंदिर है। और इस मंदिर के स्थापना की कहानी हमारे शास्त्रों में हमें मिलती है कथा के अंतर्गत। कथा कुछ इस प्रकार है कि धरती पे एक समय बाणासुर नामक एक दानव का राज हुआ करता था, और ये बाणासुर जो था इसे भगवान शिव से एक वरदान मिला था, और उस वरदान का फायदा उठाकर इसने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। पता किया गया कि इस दानव का अंत कैसे होगा, तो पता चला कि किसी कुंवारी कन्या के हाथों से ही बाणासुर का वध हो सकता है। अब सभी ने कहा कि कुंवारी कन्या वध करेगी, साधारण कन्या तो ऐसा कर नहीं सकती। तभी मां भगवती ने एक कुंवारी कन्या का अवतार ले लिया, रूप धारण कर लिया, और बाद में बाणासुर का वध कर दिया। अब बाणासुर का वध हो गया, माता जी का काम खत्म, माता जी अपने लोक को जा रही थी। भगवान परशुराम और नारद मुनि माता जी के सामने गए और उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि जब तक कलयुग चल रहा है देवी आप धरती पर ही वास करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके। देवी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और धरती पर रहना कबूल कर लिया। इस समय भगवान परशुराम ने दक्षिण में समुद्र के किनारे एक भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर में
भगवती अम्मन देवी की प्रतिमा स्थापित की। तो ये वही प्रतिमा, ये वही मंदिर है जहां नरेंद्र मोदी जी ने पूजा अर्चना की है। तो इसका इतिहास बहुत प्राचीन है, 3000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर रहा है। तो अब आपको यहां पर ये तो समझ में आ गया कि ये भगवती अम्मन देवी का मंदिर कौन सा है और ये कब किसने बनवाया था। यहां एक और चीज समझिए कि हम अक्सर कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में है। अब ये कन्याकुमारी नाम कैसे पड़ा, तो ध्यान रखें कि बाणासुर के वध के लिए माता जी ने कुंवारी कन्या का अवतार लिया था। चूंकि ये अवतार यही हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम भी कन्याकुमारी पड़ गया। तो जब भी आपके सामने कन्याकुमारी नाम आए तो समझ लीजिए कि माता जी के अवतार के कारण इसका नाम पड़ा है। ये मंदिर की बात हुई, कन्याकुमारी की बात हुई। अब हम बात करते विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। सही है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी की स्मृति में स्थापित करवाया गया है, लेकिन समझना यह होगा कि विवेकानंद के चरित्र से संबंधित कुछ बातें आपको पता हो। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को 1863 में कलकत्ता बंगाल में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, तेजस्वी थे और कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ इनका रुचि साफ दिखती थी। कम उम्र में ही हम देखें सामाजिक व्यवस्था के उत्थान के लिए रुचि विशेष तौर पर दिखाई पड़ रही थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, उनके अंतर्गत इनकी शिक्षा दीक्षा होती है। लगभग 1885 के आसपास हम देखें रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है और उसके बाद 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी भगवा धारण कर लेते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और भारत भ्रमण के लिए चले जाते हैं। इसी समय एक जानकारी मिली कि अमेरिका के शिकागो में एक धर्म संसद का आयोजन होने वाला है और ये वही धर्म संसद थी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस धर्म सभा में भाग लेने से पहले लगभग दिसंबर 1892 के आसपास हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जो है वो कन्याकुमारी यात्रा पर गए। जब कन्याकुमारी यात्रा पर गए तो वहां जमीन पर खड़े थे, तट पर थे। वहां से उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच 2 शिलाएं हैं। स्वामी जी से रहा नहीं गया और वे तैरकर 500 मीटर दूर पानी के बीच में शिलाओं पर चले गए। सोचिए 500 मीटर दूर तैर कर गए थे स्वामी जी और उन शिलाओं पर पहुंचकर स्वामी जी ने 3 दिन और 3 रात कठोर अध्ययन किया, तप किया। और इस ध्यान के दौरान ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक का जो रास्ता है वो विवेकानंद जी को मिलता है। अध्यात्म को लेकर जो उनकी एक विचारधारा रही, एक उनका जो कॉन्सेप्ट रहा, वो यहां पर विकसित हो जाता है। ये ठीक वैसा ही था जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, जैसे गुरु नानक देव जी को अनुभूति हुई थी ज्ञान की, वैसे ये स्वामी विवेकानंद जी के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक अनुभूति थी। ये वो समय था जब 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को स्वामी विवेकानंद जी ने यह तपस्या की। और कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, वे इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के बाद ही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और स्वामी विवेकानंद नाम इन्हें राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। लगभग 11 से 13 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म संसद में रहे थे। यहां इन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और इस भाषण का प्रारंभ स्वामी जी ने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से शुरू किया। सब सन्न रह गए कि यार ये कौन आ गया है, साधु संत आध्यात्मिक पुरुष। यहां स्वामी जी ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का परिचय पूरी दुनिया को करवाया और इसके बाद कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का पताका पूरे विश्व में लहरा दिया था। एक अविश्वसनीय बोल सकते हैं, अविस्मरणीय कह सकते हैं ये भाषण रहा और स्वामी जी ने हिंदू धर्म को सब तरफ फैलाने का काम किया। स्वामी जी ने 1897 में हम देखें तो रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किया, बेलूर मठ स्थापित किया बंगाल में और यहीं उनकी लगभग 1902 4 जुलाई को मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी। लगभग 39 साल के थे स्वामी जी जब इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु को लेकर इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरी उम्र जो होगी वो 40 साल से ज्यादा नहीं होगी। अल्प आयु में ही स्वामी जी चले गए। स्वामी जी ने
युवा वर्ग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, एक यूथ आइकन के तौर पर ये प्रसिद्ध रहे। इसीलिए इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसका प्रारंभ 1985 से किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 को मनाया गया था दोस्तों। ये तो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ बोल सकते हैं कि तथ्य थे। अब हम बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, तो 1970 में आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति थे, इनका नाम था एकनाथ रनाड़े। इनके प्रयासों से ही 1970 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना हुई थी और मोदी जी के समय इसकी भव्यता को और बढ़ाया गया। ये वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है जहां आपको स्वामी विवेकानंद की एक विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी और इसके पूरे कैंपस में आपको एक आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिलता है। समुद्र के बीच एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण की जगह है जहां हम में से कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ध्यान लगा सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। यही जो ध्यान मंडप है, मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी का जो आसन है वो स्वामी जी की मूर्ति के पास ही एक ओम की आकृति है, उसके सामने है। 45 घंटे लगातार मोदी जी यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और उसके बाद उनकी वापसी होगी। ये मत सोचिएगा कि केवल नरेंद्र मोदी जी के लिए ये व्यवस्था है, आप चाहें तो आप भी वहां जाकर आराम से ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां हमारे देश में विपक्ष को यह समस्या है कि मोदी जी ध्यान लगाने गए हैं और इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, भाई तुमको किसी ने मना नहीं किया है, तुम भी जाइए नरेंद्र मोदी जी के साथ जाकर ध्यान लगाओ। ध्यान में क्या दिक्कत है? ध्यान बड़ी शक्तिशाली व्यवस्था है। ध्यान क्या है? ध्यान जब आप लगाते हैं तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन करते हैं। आप आपके खोए हुए आत्मविश्वास को ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप आपकी खोई हुई एकाग्रता को ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस ब्रह्मांड की सर्वशक्ति को ध्यान के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आप एक अपने भीतर अभूतपूर्व अनुभव जो है वो महसूस कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। तो अपनी चेतना को जगाने का, अपने मन को अपने वश में करने का अगर सबसे स्ट्रांग कोई माध्यम है तो वो ध्यान लगाना है। शायद इसीलिए 2.5 महीने के इतने भीषण गर्मी में चुनाव प्रचार की इस मेहनत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को ये 45 घंटे दिए ध्यान लगाने के, ताकि वो इस 2.5 महीने में जो जो ऊर्जा उन्होंने खर्च की है उसको दोबारा से प्राप्त कर सके। क्योंकि तीसरा टर्म तो मोदी जी का होगा और तीसरे टर्म में उनको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो वो विश्वास और बाकी सब चीजों की जरूरत भी है, इसलिए शायद मोदी जी ध्यान के लिए गए हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझा कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है, कन्याकुमारी का नाम क्यों पड़ा और भगवती अम्मन देवी के मंदिर की क्या इतिहास है। साथ ही साथ राजनीति में क्या हमें अधिकार प्राप्त है उसको भी हम लोगों ने बहुत थोड़े से में देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।